हेलो स्टूडेंट्स, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर सीरीज़ में आज के अपने इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करेंगे। हमने अब तक दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए हैं, पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा कि ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट और हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये आपको केवल डीसी वैल्यू मेज़र करके देता है। उसी शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए आपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, जिसमें कि जो आपका डिफ्लेक्शन था वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये आपको एसी करंट को भी मेज़र करके दे देता है और फाइनली आपको स्केल पे आरएमएस वैल्यू जो है करंट की वो मिल जाती है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में डीसी से जब आप एसी एप्लीकेशन के लिए इसे आप मूव करते हैं, स्विच करते हैं, तो एडी करंट लॉसेस की वजह से इसका दोनों ही एप्लीकेशन में कैलिब्रेशन आपको चेंज करना पड़ता है। और इस शॉर्टकमिंग को फिर दूर करने के लिए हमने इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाया है। इसमें हमने कोशिश ये की है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें सेम कैलिब्रेशन आप अप्लाई कर सकें जब आप इसे डीसी करंट के लिए काम में ले रहे हैं और इसे या फिर इसे एसी करंट के लिए आप काम में ले रहे हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया गया है टू वर्क एज अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट आएगा। इसमें हम अपने मूविंग पार्ट को भी कॉइल की तरह ही काम में लेंगे और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग पोर्शन है वो भी एक करंट कॉइल ही होगी। तो हमने ये देखा था कि अगर हम पीएमएमसी को दोबारा थोड़ा सा रिकैप करें तो पीएमएमसी में जो हमारा के थीटा था वो था एन बी ए आई। ओके, तो बी जो था वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से था। इस परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वो फिक्स हो चुका है। अब जो और आपको ये पता है कि जो टॉर्क जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होता है। जब ये फिक्स हो गया है बी का डायरेक्शन, तो आई की डायरेक्शन बदलने के साथ साथ आपका जो अप्लाइड टॉर्क है या जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो जब आप एसी सिग्नल पीएमएमसी में आप अप्लाई करते हैं तो जो नेट डिफ्लेक्शन टॉर्क है जो आपका मूविंग कॉइल पे लगता है वो पॉजिटिव साइकिल में एक डायरेक्शन में, नेगेटिव साइकिल में दूसरे डायरेक्शन में, और एवरेज जो टॉर्क है वो मूविंग कॉइल पे 0 हो जाता है और एसी सिग्नल अप्लाई करने पे आपको जो नेट डिफ्लेक्शन है वो 0 मिलता है। तो क्या हम इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करें कि अगर आई की डायरेक्शन बदल रही है तो उसके साथ साथ अगर बी भी बदल जाए। अगर हम इस तरह की अरेंजमेंट कर लें कि जब आई बदल रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो बी क्रॉस आई जो फाइनली डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट करता है वो सेम रहेगी। तो अगर आपने आई के साथ साथ बी की डायरेक्शन भी बदले तो पॉजिटिव साइकिल में बी जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में और आई की कोई डायरेक्शन थी। जैसे ही आई नेगेटिव हुआ उसके साथ साथ बी भी अपनी रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, तो बी क्रॉस आई जो है वो फाइनली आपका सेम रह जाता है और नेगेटिव साइकिल में भी आपको डिफ्लेक्शन मिलने लगता है। तो उसी वर्किंग प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। एक करंट आप जो सर्किट में करंट है वो फिक्स कॉइल में फ्लो होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उसी करंट को आप मूविंग कॉइल में भी सप्लाई करते हैं और इस मूविंग कॉइल पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो पॉइंटर के स्केल पे आप रीड आउट करते हैं। तो अगर मूविंग कॉइल में करंट चेंज हो रही है तो फील्ड जनरेट करने वाला जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली कॉइल्स थी उनमें भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और आई के साथ साथ बी भी चेंज होता है और बी क्रॉस आई जो है वो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलता है और आप उस डिफ्लेक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। तो आपने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया और इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बना लिया। अगर इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समराइज करें तो what does it say? Operating principle, it is that a current carrying coil experiences a torque when it is placed in a magnetic field produced by the other coil carrying the same current. आप लोग समझ गए होंगे कि जो मूविंग कॉइल जो आपकी है उसमें करंट जो फ्लोइंग करंट है वो टॉर्क फेस करती है जब वो
दूसरी फिक्स कॉइल के थ्रू जनरेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाती है, और वो जो आपकी फिक्स कॉइल है उनमें भी वही करंट फ्लो हो रही है जो आपके मूविंग कॉइल में फ्लो हो रही थी। तो फाइनली आपका ये आपकी फिक्स कॉइल रहती है। इनको आप दो सब सेक्शंस में बांट देते हैं ताकि वो आपको एक यूनिफॉर्म लीनियर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके मूविंग कॉइल के मूवमेंट एरिया में। तो आपने फिक्स कॉइल जो थी वो आपने इम्प्लांट की, उनको दो सब सेक्शन में आपने डिवाइड किया। इसी मूविंग कॉइल को आपने इसी फिक्स कॉइल को एक्सटेंशन देके आपने इसे मूविंग कॉइल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। फिक्स कॉइल्स, इसी वायर को एक्सटेंशन दिया, इसको आपने मूविंग कॉइल में कन्वर्ट कर दिया। मूविंग कॉइल जो है या तो ये एयर वाउंड रहती है या ये नॉन मेटेलिक फॉर्मर पे आप इसको वाउंड कर देते हैं, और यहाँ पे आप अपनी जो इससे अटैच्ड स्प्रिंग्स के साथ आप अपना स्केल और पॉइंटर अटैच कर देते हैं और आप इसे रीड कर रहे हैं। मैं इसका कंस्ट्रक्शन जो है इलेक्ट्रोडायनोमीटर का उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैग्नेटिक फील्ड अब जनरेट हो रहा है इन फिक्स्ड कॉइल से, और ये फिक्स्ड कॉइल जो है सेम करंट कंसिस्ट कर रही है जो कि आपका मूविंग कॉइल में भी है। तो जो परमानेंट मैग्नेट थी वो रिप्लेस हो गई है फिक्स कॉइल से। ये इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब यहाँ पे लिमिटेशन ये आ जाती है कि इनके द्वारा जो जनरेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही लो क्वांटिटी का होता है, इसलिए इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क बाय वेट रेशियो है वो लोवेस्ट होता है अगर हम तीनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करें तो। आई होप कि आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके सब पार्ट्स को डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज अ फिक्स कॉइल। ओके, एज आई एक्सप्लेन, ये फिक्स कॉइल है जो दो सब सेक्शन में बांट दी गई है, और ये बहुत ही लो वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 0.005 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम पीएमएमसी को याद करें तो जो हमारी मैग्नेट थी परमानेंट मैग्नेट वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर की रेंज में आपको फील्ड जनरेट करके दे पा रही थी। तो लुक एट द कंपैरिजन कि आपको कितना लो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जिसमें आपकी कॉइल मूव करेगी और डिफ्लेक्शन शो करेगी। देन अगेन मूविंग कॉइल, दीज आर एयर वाउंड और वाउंड ओवर अ नॉन मेटेलिक फॉर्मर, ताकि इसमें जो भी एडी करंट लॉसेज या एडी करंट का फिनोमिना एग्जिस्ट ना करे और आपका जो फॉर्मर या जो मूविंग पार्ट है वो लो वेट का आप उसे बना सकें। फिर उसके बाद है कंट्रोल टॉर्क, वेरी सिमिलर टू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर स्प्रिंग्स आपकी अटैच कर दी जाती है मूविंग कॉइल के साथ, और ये जो स्प्रिंग्स है ये कंट्रोल टॉर्क जनरेट करती है और बैलेंस कंडीशन को एग्जिस्ट करा के और आपको फाइनल डिफ्लेक्शन स्केल पे रीड आउट करने में मदद करती है। देन डैम्पिंग, क्योंकि इसमें आपके पास कोई मेटेलिक फॉर्मर नहीं है तो अगेन इसमें एयर फ्रिक्शन चैम्बर की मदद से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्रिएट की जाती है। इस मूविंग कॉइल के साथ आपका एक बैक पोर्शन में एक आपका जो हमने मूविंग आयरन में पढ़ा था एक चैम्बर होगा, एयर चैम्बर होगा, उसके साथ आपका ये जो मूविंग कॉइल है उसका पार्ट अटैच कर दिया जाता है और फ्रिक्शन लॉसेस से, पिस्टन के फ्रिक्शन लॉसेस से आप इसको ओवरकम करते हैं। देन देयर इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट डिफाइंस शील्डिंग। जब आप इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो शील्डिंग इज मस्ट, बिकॉज इसमें जो जनरेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम क्वांटिटी का है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहने वाले मैग्नेटिक फील्ड इसकी रीडिंग में एरर जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने इलेक्ट्रोडायनोमीटर को एक केस में शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ये केस जो है ये अलॉय का बना होता है जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है। तो हाई परमेबिलिटी का अलॉय जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को एंटर होने से रोकता है, और ये जो अरेंजमेंट है फिर ये इसकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो ये आपका जो डिस्कशन है ये हुआ है आपका कंस्ट्रक्शन और सब पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिस्कशन जो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन आपने किया है और क्या इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। बस इतना आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट किया जाता है वो भी एक कॉइल से जनरेट किया जा रहा है और जो मूविंग पार्ट है वो भी एक कॉइल है। तो अगर हम इसकी
टॉर्क इक्वेशन को डिस्कस करें कि टॉर्क इक्वेशन क्या रहेगी, क्या ये आपको स्केल पे रीड करके देगा। तो हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस किया था कि जो भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कुछ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाइड एनर्जी का कॉइल में स्टोर हो जाता है, और सेकंड जो पार्ट है वो आपका मूविंग पार्ट को डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, टॉर्क जनरेट करने के लिए मैकेनिकल वर्क में कंज्यूम हो जाता है। तो जो भी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की थी दैट इज गोइंग टू बी सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। One is stored as the change in stored energy of the coil, and second is consumed as the work done for the movement of or deflection over the moving part. Mechanical work done जो था वो उसमें कंज्यूम हो जानी है। हमने ये पढ़ा था कि ये कॉन्सेप्ट V इक्वल्स टू L di/dt से हमने इस चीज को आगे कैरी ओवर किया था। तो यहाँ पे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि दो कॉइल्स है आपका और दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है उसका फिनोमेना भी आ जाता है। तो प्रोसीजर आपका वही रहेगा, वोल्टेज और इंडक्टेंस और उन सबको कैलकुलेट करने का। हम केवल उसको आपको फाइनल जो उसका टॉर्क इक्वेशन था वो आपको यहाँ पे लिख के डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस फिनोमिना से, जिसमें कि जो आपका एक कॉइल की जगह अब आपकी दो कॉइल आ जाएगी, और हमारा जो सिंपल एक कॉइल के लिए हमने ये पढ़ के और मूविंग आयरन में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है दो कॉइल्स आ गई है। मान लीजिए पहली कॉइल में अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है और उसका इंडक्टेंस अगर L था, और उसी के साथ अगर आपके पास एक और कॉइल भी है इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रही है, और इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, सेकेंड वाली कॉइल में अगर I2 करंट जो है वो फ्लो कर रही है, तो ये जो आपका बेसिक वोल्टेज का कॉइल में वोल्टेज जनरेटेड का जो फॉर्मूला था वो मॉडिफाई हो गया है। V इक्वल्स टू L di/dt। ओरिजिनल जो कॉइल में I1 करंट है तो ये इसका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है वोल्टेज डेवलप में, एज वेल एज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी जो सेकंड की नेबरिंग कॉइल में करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी वोल्टेज का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। ये वोल्टेज ओरिजिनल वोल्टेज को सपोर्ट करता है या इसके अपोजिशन में है, ये आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस के साइन पे डिपेंड करता है। तो इस फिनोमिना से ओरिजिनेट करके आप वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में मूविंग आयरन की टॉर्क इक्वेशन डिराइव की थी, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको आगे फर्दर मूव करते हुए आप अगर इसकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे तो जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो आप इस तरह से समराइज कर सकते हैं। टॉर्क इक्वेशन विल बी थीटा विल बी I1 I2 by K dm by d थीटा। I1 है आपकी फिक्स कॉइल में फ्लोइंग करंट, I2 है आपकी मूविंग कॉइल में, या आप इन्हें इंटरचेंज करिए। एक कॉइल में आपकी अगर I1 करंट है, सेकेंड कॉइल में अगर आपकी I2 करंट है, K अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है, और dm by d थीटा अगर ये चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस है विथ एंगुलर डिफ्लेक्शन, तो जो आपका पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा वो आपका होगा थीटा इक्वल्स टू I1 I2 by K dm by d थीटा। आई एम राइटिंग डाउन द डायरेक्ट टॉर्क इक्वेशन, डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में आप डीसी एप्लीकेशन के लिए इसको काम में ले रहे हैं और यहाँ पे इस सेटअप की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास I1 जो है वो I2 के बराबर है, और आप अगर इसे I से डिनोट करें डीसी में तो आप इसे लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू I स्क्वायर बाय K dm बाय d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो आपका डिफ्लेक्शन है वो I स्क्वायर, फिर आप जब स्केल बनाएंगे तो आप फिर इसका अंडर रूट करेंगे और आप जो फाइनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप स्केल पे पढ़ लेंगे। आप इस क्वांटिटी का अंडर रूट लेके स्केल पे अपने डिविजन्स मार्क कर देंगे और फाइनली यू आर रीडिंग द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट। अगर आपकी जो दोनों करंट्स हैं वो अलग अलग है, मान लीजिए I1 और I2 सेम है, तो आपने I स्क्वायर बाई K dm बाई d थीटा। इफ I1 भी आपकी एक साइनसोइडल करंट है और दूसरी कॉइल में I2 साइनसोइडल करंट है, और उन दोनों करंट के बीच में अगर cos फाई का फेज डिफरेंस है तो आपका जो थीटा रहता है दैट इज I1 I2 cos ऑफ फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द अप्लाइड करंट इन द
कॉइल। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका आगे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को वॉट मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होता है। अगर आप दो साइनसोइडल करंट विथ फेज डिफरेंस फाई अप्लाई कर रहे हैं दोनों कॉइल्स पे तो ये डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को समराइज करते हैं तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसी और डीसी दोनों को मेजर करके बताता है। आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ डबल स्टार करके ये लिखिए, दिस इज यूज्ड एज अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ओके। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समराइज करें तो इसके एडवांटेज क्या हो गए कि ये आपको एसी और डीसी एडवांटेज अगर हम समराइज करेंगे तो आपका फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा कि ये बोथ एसी और डीसी जो है आपको मेजर करके देता है। सेकेंड केस में नो एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस जो आपका आयरन प्लेट में हिस्टेरेसिस लॉसेस हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे हैं। तो ये है इट हैज सेम कैलिब्रेशन फॉर एसी एंड डीसी। सो दिस इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये आप इसके एडवांटेजेस में मेंशन करेंगे और आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करें तो इसके डिसएडवांटेज में ये हो जाएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक तो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केल रहता है, इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल रहेगा। सेकेंडली इसमें आपका स्टे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें एरर जनरेट करते हैं तो आपको इसको शील्डिंग जो है वो एक्सटर्नल शील्डिंग आपको प्रोवाइड करके देनी पड़ती है। तो ये आपका हो गया है बेसिक डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका पीएमएमसी था और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट थे उसके न्यूमेरिकल सेक्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये भी आपका एक थ्योरेटिकल एज वेल एज जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें रिपीटेडली पूछी जाने वाला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।